मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द चैप्टर पावर शेयरिंग और हमने इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए कि पावर शेयरिंग की क्यों ज़रूरत है, पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सोसाइटी को। हमने 2 कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी देखे, बेल्जियम, श्रीलंका। वहाँ पे उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाई पावर शेयरिंग की, या पावर शेयरिंग करने की कोशिश की या नहीं की, और उसके क्या परिणाम हुए। सो टुडे वी हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर पावर शेयरिंग। सो वी हैव रीच्ड द थर्ड पार्ट। इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग कितने टाइप्स की होती है, स्पेशली हमारे समाज में कितने टाइप्स की, या हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, इन आवर कंट्री हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग डू वी हैव। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द कंक्लूजन ऑफ दिस होल चैप्टर। तो ये जो है एक कंक्लूजन है इस पूरे चैप्टर का कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद एंड में हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि किस किस प्रकार से पावर शेयरिंग होती है हमारे देश में, बिटवीन गवर्नमेंट, बिटवीन वेरियस पीपल, बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज इन अ सोसाइटी एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो उससे पहले एक कहानी है, खलील्स डिलेमा। तो एक दुविधा है, डिलेमा एक दुविधा होता है या कन्फ्यूजन होता है खलील के दिमाग में। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, पर फिर भी इसको जानना जरूरी है। एक अलग व्यू पॉइंट बता रहे हैं, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप का या एक अरेंजमेंट का। तो यहाँ पे खलील्स डिलेमा में, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी स्टोरी है खलील की। देखते हैं उस स्टोरी में क्या हो रहा है। ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है लेबनान, उसकी बात करेंगे। सो जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हैं कि लेबनान जो है वो इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इन सब एरिया से घिरा हुआ है, और उसकी कैपिटल क्या है, बेरूट। तो बेरूट की एक कहानी है। आइए इस कहानी को देखते हैं और एक नया व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या अरेंजमेंट किया और उससे क्या समस्या आ रही है, क्या दुविधा है खलील को। पहले जान लेते हैं कहानी को। तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की स्टोरी है लेबनान में। लेबनान में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, उनमें से भी कैथोलिक क्रिश्चियंस और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, और मुस्लिम्स में शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स। तो ये 4 मुख्य ग्रुप या कम्युनिटीज़ रहती थी। इन सभी कम्युनिटीज़ में एक सिविल वॉर हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। उसमें खलील के चाचा की भी डेथ हुई, ये कहानी बताती है। इन सब सिविल वॉर के बाद, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, इन सब घटनाओं के बाद व्हाट हैज़ हैपेंड इन द कंट्री, तो उन्होंने एक सेटलमेंट किया, एक एग्रीमेंट किया। भाई जैसे अकोमोडेशन किया बेल्जियम में, सबको सत्ता में साझेदारी करने की कोशिश की। इन्होंने भी एक यूनिक तरीका निकाला सत्ता में साझेदारी का। जैसे द प्रेसिडेंट मस्ट बी फ्रॉम मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, वो एक कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया। किसके लिए, मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैथोलिक क्रिश्चियन वो होते हैं जो सुप्रीम मानते हैं पोप को, और ये मानते हैं कि वो कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं, ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी। जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी में के लोग ही, यानी कि एक सुन्नी मुस्लिम ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और कोई कम्युनिटी का इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो मुस्लिम्स में भी 2 सेक्ट्स होते हैं, 2 ग्रुप्स हैं, सुन्नी और शियाज। उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। जो उप प्रधानमंत्री है या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, वो किस कम्युनिटी से बन सकता है या कौन व्यक्ति बन सकता है, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा। इसके अलावा द स्पीकर मस्ट बी फ्रॉम शिया मुस्लिम कम्युनिटी। ये स्पीकर कौन होता है, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, उसमें लोकसभा है, तो वहाँ पे स्पीकर होते हैं, यानी कि जो सभी लोगों को मैनेज करते हैं, सभी एमपीज़ को, और उनको बोलने का मौका देते हैं, और जो ऑर्गेनाइज करते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को, उनको स्पीकर कहते हैं। तो द स्पीकर मस्ट बी फ्रॉम द शिया मुस्लिम कम्युनिटी। तो 4 कम्युनिटीज़ के लिए 4 जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो उन्होंने रिजर्व कर दिया, उन्होंने अरेंजमेंट बना दिया, ताकि आगे चल के इन सभी कम्युनिटीज़ के किसी ना किसी व्यक्ति को, रिप्रेजेंटेटिव को पावर शेयरिंग का मौका मिले, और ये जो ब्लडी कन्फ्लिक्ट हुआ है पहले, या सिविल वॉर हुआ है, ऐसी परिस्थिति बाद में ना आए। तो खलील की क्या प्रॉब्लम है,
तो देखिए खलील की क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखते हैं। व्हेन द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स केम टू दिस एग्रीमेंट देयर पॉपुलेशन वाज इक्वल। तो जब इस एग्रीमेंट पे आए क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तो उनकी पॉपुलेशन लगभग बराबर थी, पर इस समय मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो क्लियरली मेजॉरिटी में है। खलील्स फादर इज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एंड मदर इज अ सुन्नी मुस्लिम। तो खलील के फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और उनकी मदर सुन्नी मुस्लिम है। अगर वो चाहें कि वो मम्मी या पापा, मदर या फादर के रिलीजन में से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं या अपने आप को उस रिलीजन का व्यक्ति स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तब भी वो जो हाईएस्ट पोस्ट है कौन सी, प्रेसिडेंट की, वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट किस कम्युनिटी से आना चाहिए, मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि खलील अपने माता पिता दोनों में से किसी का भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, ना प्रोफेस करते हैं। तो अब देखो, वो पहली बात तो ये कि अगर वो माता या पिता इनमें से किसी रिलीजन को मानते भी तो भी वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, और वो मानते भी नहीं हैं। तो खलील की बड़ी दुविधा है कि मैं हाईएस्ट पोस्ट पे नहीं पहुंच सकता हूं, और क्या हमारी कंट्री लेबनान ऐसी कंट्री नहीं हो सकती जैसे बाकी डेमोक्रेसीज होते हैं, यानी कि हाईएस्ट पोस्ट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं या कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। पर लेबनान के लोगों ने बहुत सोच समझ के इस अरेंजमेंट को के लिए अग्री किया ताकि ऐसी कोई समस्या ना हो। तो उसकी दुविधा है कि ऐसी अरेंजमेंट ठीक है, अच्छी है, मेरे लिए तो अच्छी नहीं है क्योंकि मैं तो हाईएस्ट पोस्ट पे नहीं जा सकता हूँ, और क्या हमारी डेमोक्रेसी किसी और डेमोक्रेसी की तरह नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको आप अगर इंडिया से रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश में हाईएस्ट पोस्ट के लिए ऐसा कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। He doesn't practice any of the religions of his mother or father. The top position is out of his reach. तो ये कहानी जो है ये विक्रम और वेताल, हमने सुनी होंगी ऐसी कहानियां अपने एल्डर्स से, या टीवी में भी कई, टेलीविजन में भी कई बार आई ऐसी कहानियां। तो वेताल जो है वो विक्रम से पूछता है कि ये खलील की समस्या है, उसने खलील की समस्या बताई है। अब वो खलील से एक सवाल पूछ रहा है और कह रहा है साथ में, क्या कह रहा है, अगर तुम्हारे मन में आंसर है और तुम नहीं बताओगे तो जो ये मोटर बाइक है और तुम यहीं पर फ्रीज हो जाओगे। ठीक है, तो ये तो काल्पनिक कहानी है, पर कहानी के सहारे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी दे आर वांटेड टू मेक एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ऐसा जो हाईएस्ट पोस्ट हैं उस पर रिजर्वेशन करना या अरेंजमेंट करना एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है पावर शेयरिंग का। आप क्या सोचते हैं? ठीक है, तो सवाल क्या है, इफ यू हैड द पावर टू रीराइट रूल्स इन लेबनान व्हाट वुड यू डू। अगर आपके हाथ में ये पावर हो कि लेबनान में आप दोबारा से रूल्स को लिखें तो आप क्या रूल्स चेंज करना चाहेंगे या क्या नए रूल्स बनाना चाहेंगे। ठीक है, खलील की दुविधा समझ में आ गई, पूरी स्टोरी समझ में आ गई। अब आप अपने हिसाब से ये बताने का प्रयास करें कि आप क्या बदलना चाहेंगे और क्यों, साथ में उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो ये तो स्टोरी की बात। अब हम अपने बड़े टॉपिक पे आ जाते हैं, यानी कि रियल टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इमेजिनरी स्टोरी थी, बट टॉपिक इस पे भी बहुत अच्छा है। दे हैव टच्ड अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। सो लेट्स मूव ऑन एंड कम टू फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जो लोग हैं दे आर द रियल सोर्स या ओनली सोर्स ऑफ ऑल पावर। तो बहुत सारे डेमोक्रेसीज में ये धारणा है, ये मान्यताएं हैं। विश्व की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज जैसे कि इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैनी अदर्स। सो पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज पीपल आर ऑल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। लोग जो हैं वो अल्टीमेट पावरफुल हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं। तो इसलिए रियल पावर या पावर एक्चुअल में किस में लाई करती है डेमोक्रेसी में, इन द पीपल। Democracies believe that power should be shared with as many citizens as possible. तो डेमोक्रेसी कहती है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, एक देश के नागरिक हैं, उनके साथ हमें पावर शेयरिंग करनी चाहिए। तो फिर मॉडर्न डेमोक्रेसीज में या हमारी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में होती है, आइए जान लेते हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको फर्स्ट टाइप की पावर शेयरिंग है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग।
जिसको हम पावर शेयरिंग कह सकते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो सरकार के, उनके बीच में, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप की पावर शेयरिंग है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जो कि होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। द पावर शेयरिंग विद इन या बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग। दे आर एट डिफरेंट लेवल्स, but in horizontal power sharing they are at same levels but are different organs of the government. The third one is among different social groups. अलग अलग सोशल ग्रुप्स में जो पावर शेयरिंग होती है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ में, रिलीजन के लोगों में, जाति धर्म के लोगों में पावर शेयरिंग होती है, उसको पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कहते हैं। और चौथी टाइप की पावर शेयरिंग है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब इनको अच्छे से जानने के लिए एक एक करके देखते हैं डिटेल में कि ये किस किस प्रकार की पावर शेयरिंग है, क्या इनके इम्प्लीकेशंस हैं, एटसेट्रा। सो वी हैव कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो पावर शेयरिंग है उनका लेवल सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार के पावर शेयरिंग को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। Power sharing among different organs of government, that is legislature, executive and judiciary, is known as horizontal power sharing. Power is shared between different organ of government placed at the same level. Same level पे जो different organs हैं सरकार के, उनके बीच में power sharing को horizontal power sharing कहते हैं। It ensures a system of check and balance amongst various institutions. ये ensure करती है, ये सुनिश्चित करती है कि जो वेरियस ऑर्गन्स हैं सरकार के, उन सभी को अपनी अपनी शक्तियां मिली हुई हैं और वो एक दूसरे की जो निरंकुश शक्तियां, अनलिमिटेड पावर्स हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो इसीलिए 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया कि कोई एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और तीनों ही एक दूसरे पर चेक रख सकें। ठीक है, अब कुछ थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के, कैसे चेक्स और बैलेंसेस को मेंटेन करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। द मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव पावर बट दे आर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। तो हमें पता है कि हमारे जो मंत्री हैं सरकार के और जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके पास पावर्स हैं अपनी खुद की, बट वो आंसरेबल हैं किसके? लेजिस्लेचर के, जहां पे उनको अल्टीमेटली चूज करके भेजा है लोगों ने। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर किस पे कंट्रोल कर रहा है? एग्जीक्यूटिव पे। इसके अलावा द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, विद इन कंसल्टेशन विद द कैबिनेट अपॉइंट होते हैं, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। पर अपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी दोनों जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो ये देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम कर रहा है और जो सारी स्पेंडिंग है स्पेशली मनी की, वो सही से हो रही है, फेयर तरीके से हो रही है, सही जगह पर हो रही है, कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से लेजिस्लेचर हमारे जो फंडामेंटल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्या सिटीजन्स को आज़ादी दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करा रहा है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चेक्स जुडिशरी करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। तो इस एक एग्जाम्पल से, 2 एग्जाम्पल से हमें ये पता लगा कि ये तीनों ही एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं और किसी को भी सत्ता का दुरुपयोग करने का अवसर नहीं देते हैं। तो ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग में लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर कौन सा लेवल है? सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज म्युनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट। म्युनिसिपैलिटी शहरों में, पंचायत गांवों में, इसको कलेक्टिवली कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। सो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट। Power is shared among different levels of government such as central or union, state and local. तो पावर शेयरिंग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बीच में हो सकती है। अगर हम हमारे देश की बात करें, इंडिया की, तो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे भी जो पावर शेयरिंग है उसको भी वर्टिकल पावर शेयरिंग कहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो ऐसी पावर शेयरिंग में, वर्टिकल पावर शेयरिंग में, हमारे संविधान ने क्लियरली तीनों ही जो लेवल्स हैं, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट,
इनकी जो शक्तियां हैं उसको डिवाइड किया हुआ है ताकि इसमें स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उसमें आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इट इज शेयरिंग ऑफ पावर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमने हॉरिजॉन्टल में देखा वो सेम लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, पर वर्टिकल में क्या है, पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लेवल सेम नहीं है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और उस सबसे कम पावरफुल है लोकल गवर्नमेंट। अब पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, जो लिस्ट बनाई है, उन्होंने 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और जो सब्जेक्ट बच गए हैं उसके लिए रेजिडरी पावर्स भी हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट उन्होंने बनाई है। लेट्स सी। सो डिवीजन ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे इन्होंने बनाई है यूनियन लिस्ट, यानी कि वो लिस्ट जिसमें निर्णय लेने का और कानून बनाने का, डिसीजन लेने का और कानून बनाने का, पॉलिसी बनाने का अधिकार किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने दिए हैं, इश्यूज दिए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे डिफेंस, ठीक है, देश की रक्षा, आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, नागरिकता, रेलवेज, एयरवेज, बैंकिंग एसेट्रा। ठीक है, सो इट हैज अराउंड 97 सब्जेक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, उनको हम याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इन टोटल देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। यहाँ पे ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे देश में एक ही पॉलिसी जिसमें बनानी है, वो होते हैं ज़्यादातर यूनियन लिस्ट में। दूसरी लिस्ट को देख लेते हैं। द सेकेंड लिस्ट इज द स्टेट लिस्ट। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो होते हैं जैसे पब्लिक ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लैंड, एग्रीकल्चर, मार्केट्स एंड फेयर्स। ठीक है, तो शांति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ज़मीन, खेती, कृषि, फिशिंग, मार्केट्स को कैसे मैनेज करना है, फेयर्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं स्टेट लिस्ट में। ये सारे देश में एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस एरिया के हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करना है, इसीलिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर्स दी। तीसरी जो लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें दोनों ही सरकारें पॉलिसी बना सकती हैं और लॉज बना सकती हैं। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं, एजुकेशन, शिक्षा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ, उसके अलावा मैरिज एंड डाइवोर्स, फॉरेस्ट, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एट्सेट्रा। तो ये तो हमने जान ली तीनों लिस्ट में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो देश और स्टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है वो कंकरेंट लिस्ट में, ऐसे सब्जेक्ट जो सिर्फ स्टेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट लिस्ट में, और ऐसे सब्जेक्ट जो देश के लिए एक नीति बनानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन वो है यूनियन लिस्ट में। अब डिसीजन लेने की पावर क्या कहती है कि यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के लॉज बनाएगी और पॉलिसी बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के लॉज बनाएगी और पॉलिसी बनाएगी। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही गवर्नमेंट लॉज और पॉलिसीज बनाएंगी, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, भाई कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आज हम जिस एग्रीमेंट पे हैं कल भी हम उसको माने। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है दैट विल बी फाइनल डिसीजन, वो अंतिम निर्णय होगा और स्टेट गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा। कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, ये सिर्फ तीसरी लिस्ट की। उसके अलावा जो इन तीनों ही लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं आए उसको हम रेजिडरी पावर्स कहते हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास है। तो रेजिडरी पावर्स में ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे संविधान बनने तक नहीं बने थे, जैसे कि कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स एसेट्रा, ये सारे आते हैं रेजिडरी पावर्स में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो दोबारा से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, पॉलिसीज बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में पॉलिसीज और लॉज बना सकती है बिना किसी इंटरफेरेंस के। उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉज और पॉलिसीज बना सकते हैं, पर अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है, जो डिसीजन है, वो माना जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों ही लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं आए, जो रिलेटिवली नए थे, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, इंटरनेट सिक्योरिटी एसेट्रा, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे आते हैं रेजिडरी पावर्स में। और ये भी शक्तियाँ किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो आप भली बात ही देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। आगे चलते हैं।
तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हमने देख लिया। इसके बाद पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग जो सोसाइटी में ग्रुप्स हैं वो कैसे पावर शेयरिंग करते हैं। डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर जो हमने दी हुई है वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, जेंडर एसेट्रा, इन बहुत सारे चीज़ों को देखते हुए भी हमने कुछ शक्तियां दी हुई हैं, कुछ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। वो किस किस प्रकार के अरेंजमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने 9th क्लास में पढ़ा कि रिजर्व कर दी हैं। 84 सीट्स हमने रिजर्व किए हैं लोकसभा के इलेक्शन में आउट ऑफ 543 फॉर द SCs एंड 47 आर रिजर्व फॉर द STs। तो इस प्रकार के रिजर्वेशन से एक प्रतिनिधित्व, एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई उससे उनको ये अधिकार मिला कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए खुद से डिसाइड कर सकें कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक और एग्जाम्पल इसका जो हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, वो है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडी इलेक्शंस। ठीक है, तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए हमने 1/3 जो आरक्षण दिया हुआ है महिलाओं को कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस में अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में वहाँ वुमेन होनी चाहिए। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग के। दिस इज डन सो दैट नो ग्रुप फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यह इसलिए किया जाता है कि कोई भी ग्रुप या कोई भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल या किसी भी और आधार पे जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को एलिनेटेड ना समझे, अपने आप को अलग ना समझे सरकार से, और सरकार का एक हिस्सा और देश का और क्षेत्र का एक हिस्सा ही अपने आप को समझें और देश की यूनिटी के लिए कार्य करें। द फोर्थ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स। फोर्थ टाइप की पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट के बीच में। ठीक है, दे कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज हु आर इन पावर। ये कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उनको जो पावर में है। जैसे कि in modern democracies we find alliances and coalition between different political parties to form the government and share power। तो political parties की अगर हम बात करें तो अलग अलग समय में अलग अलग लोग coalitions बनाते हैं, alliances बनाते हैं, ताकि सरकार अगर वो अकेले नहीं बना पा रहे हैं तो 2 या उससे अधिक पार्टी के साथ मिलकर बना लें। ये भी एक टाइप की पावर शेयरिंग है। ठीक है, आप कुछ मुख्य राजनीतिक दलों के सिंबल्स देख सकते हैं यहाँ पे, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BSP, CPI और समाजवादी पार्टी। इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, फार्मर्स, ट्रांसपोर्टर्स, वर्कर्स एसेट्रा इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ प्रेशर ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के एसोसिएशंस होते हैं, वो भी सरकार पे दबाव बनाते हैं बार बार निरंतर, ताकि उनके भलाई के, उनके अच्छे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए और अल्टीमेटली कंट्री के बेनिफिट के लिए डिसीजंस ले सरकार। तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और कई बार आंदोलन शुरू होते हैं, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन शुरू हुआ था। इस प्रकार की चीज़ें भी पावर शेयरिंग करती हैं और सरकार के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 कार्टून्स हैं। इन 2005 न्यू लॉज वर पास टू मेक द प्रेसिडेंट मोर पावरफुल। तो रशिया की बात कर रहे हैं वो, इन्होंने 2005 में प्रेसिडेंट को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाए। उसी समय अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी वहाँ पे ट्रैवल किया, वहाँ पे एक विजिट किया। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब क्या बताना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हालांकि इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, पर जो इंसान पावर में है इट वांट टू कंट्रोल पावर ऑल द टाइम एंड इट डजंट वांट टू रिलीज द पावर। उसके बाद एक और कार्टून स्ट्रिप है जिसमें एक बच्ची बोल रही है, इन माई क्लास द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ, इज दैट व्हाट यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। मेरी क्लास में हर महीने मॉनिटर बदलता है, तो क्या ये भी एक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है? बिल्कुल, नो डाउट इट इज ऑल्सो अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टीचर इज अपॉइंटिंग अ मॉनिटर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? इन माई स्कूल द क्लास मॉनिटर चेंजेस एवरी मंथ, इज दैट व्हाट यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? थिंक ऑफ अदर वेज ऑफ पावर शेयरिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफ। तो आप इस एग्जाम्पल से क्लू लेते हुए अपने आसपास जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपके पेरेंट्स की लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसमें किस प्रकार से पावर शेयरिंग को बढ़ा सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स सोचें और अपनी नोटबुक में नोट करें।
हमने दो नई न्यू टर्म्स देखी आज। अलायंस, ये अलायंस क्या होता है? When two or more political parties come together to contest election and form the government, जब दो या उससे अधिक पॉलिटिकल पार्टी एक समूह बना लेती हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, उसको कहते हैं अलायंस। हमारे देश में दो मुख्य, टू मेजर अलायंसेस हैं। वन इज एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी मेन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और दूसरा जो अलायंस है वो है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसकी जो मेन पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, या जिसको आप कांग्रेस के नाम से जानते हैं। तो अलायंस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें दो या उससे अधिक पार्टी इलेक्शन से पहले एक साथ आती हैं सरकार बनाने के लिए। ठीक है, एनडीए और यूपीए दो एग्जांपल्स हैं, नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दूसरा शब्द जो हमने आज सीखा इंपॉर्टेंट, वो है कोएलिशन। When two or more political parties come together after the election to form the government, इलेक्शन के बाद दो या उससे अधिक राजनीतिक दल एक साथ आते हैं सरकार बनाने के लिए, उसको कहते हैं हम कोएलिशन या गठबंधन। ठीक है, ऐसा ही एक रिसेंट कोएलिशन हमें देखने मिला, शिवसेना, एसएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इन तीनों पार्टीज के बीच महाराष्ट्र में, जिन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब असाइनमेंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द 3 लिस्ट ऑफ पावर शेयरिंग गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो 3 लिस्ट दी हुई हैं, ठीक है, उनके नाम बताएं। पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, व्हाट आर द 3 लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 सब्जेक्ट्स ईच ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के 3 सब्जेक्ट बताएं, तीनों लिस्ट के क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग है, उसके बीच में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के जो अलग अलग तरीके हैं, फॉर्म्स हैं, जो हमने अभी पढ़े हैं, उसको एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन एन अलायंस एंड अ कोएलिशन। एक अलायंस क्या होता है और कोएलिशन क्या होता है, ये बताएं। This is all for today. I hope you understood all topics well. If you still have doubts, you can always ask. Thank you and have a nice day.